सभी बच्चों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, देखिए आप लोग कोशिश करें कि 2025 में नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। ठीक है, तो आपको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी कि कोई एक है जो किडनी निकाल सकता है, एक नंबर और बढ़ गया है। तो देखिए समय का देखो पता नहीं चलता है, पढ़ाते 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 देखो 2004-5 से पढ़ाना मैंने शुरू किया था। आज क्या है 2025 आ गया। 20 साल हो गए। अब 20 साल निकल गए, अब 20 साल मुझे कानपुर छोड़े भी हो गए। इसका मतलब जैसे आप लोग घर छोड़ छाड़ के यहाँ पढ़े हो ना, तो 20 साल हो गए मुझे कानपुर छोड़े भी। इसका मतलब नहीं जाता हूँ, मतलब छोड़े का मतलब पहले मैं कानपुर में ही रहता था क्योंकि घर ही कानपुर था। तो 20 साल से मतलब कानपुर नहीं गया हूँ। वैसे जाता हूँ होली दिवाली ऐसे, मगर जो पहले जहां आप रहते थे तो 20 साल टाइम हो गया मेरे को मान लो निकले हुए। हाँ, तो आप लोग भी कोशिश करें कि यार मेहनत कर लो। ठीक है, और न्यू ईयर आपका ही है, आप ही को मनाना है। आपका मतलब सबको मनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मगर साथ साथ में पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, जैसे आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। क्योंकि आप मेहनत कम कर रहे हो मगर सारी दुनिया कम कर रही है, ये भरोसा नहीं है। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे पागल टाइप के बच्चे बैठे हैं जो दिन रात एक कर रहे होंगे। अब वो जब दिन रात एक कर रहे होंगे तो वो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि आप लोग भी सेलेक्ट हो जाए। और मेरी तो कामना यही है कि भाई सब सेलेक्ट हो। मगर आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि हर ख्वाहिश सबकी पूरी नहीं होती। तो मेरी भी एक ख्वाहिश नहीं पूरी होगी, मुझे पता है कि हर बच्चे को, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। और इसी वजह से बच्चे कहते हैं कि सर यार आप डांटते बहुत हो यार। ठीक है, ना तो आप पार्टी देते हो, ना तो आप बातें करते हो, और डांटते अलग से हो। तो यार डांटने के पीछे रीजन एक ही होता है कि आप लोग 50 साल अय्यासी काट सको, मौज कर सको, अपनी जिंदगी जी सको। तो मेरा फोकस 50 साल पे होता है, आपका फोकस 5 महीने पे होता है या 3 महीने पे होता है कि 3 महीने निकल जाए अच्छे से। और हमारा फोकस होता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाए। और इन दोनों में किस बात का डिफरेंस होता है? एक्सपीरियंस का। कि उधर बैठे लोगों में एक्सपीरियंस नहीं है, इधर खड़े हुए लोगों में एक्सपीरियंस है। बस इस बात का डिफरेंस होता है। नहीं तो तुम भी इंसान हो हम भी इंसान है, जो तुम्हारा मन करता है वही हमारा मन करता है। अलग अलग नहीं, इंसान दोनों ही है तो दोनों एक ही जैसा करेंगे, है कि नहीं? थोड़ा बहुत 20-25% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो इंसान वाली हरकतें तुम भी करोगे, इंसान वाली हरकतें हम भी करेंगे। तो आप सभी लोग बच्चे कोशिश करें कि पढ़ाई भी करें, न्यू ईयर भी मनाएं। ठीक है, मगर इतना टाइम किल मत करें जिससे आपको नुकसान हो। उसका रीजन है कि ये सारा नुकसान आपका ही हो रहा है, ना तो गार्जियन का हो रहा है, ना किसी टीचर का हो रहा है, ना किसी इंस्टीट्यूट का हो रहा है, और ना किसी तुम्हारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का हो रहा है। इंडिविजुअल नुकसान हो रहा है। जिस दिन तुम सेलेक्ट नहीं होगे उस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, आप में से कोई बच्चा बता दे कि यार जो क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में जो तुम्हारे दोस्त थे, क्या वो आज है? एक दो होंगे, दो चार नहीं होंगे। हाँ एक दो होंगे, हाँ अभी होंगे। और वो होने के पीछे रीजन बता देता हूं क्यों। क्योंकि दोनों लोग पैरेलल चल रहे हो। वो भी 12th पास हो रहा है, तुम भी 12th पास हो रहे हो। वो नीट पास हो रहा है, तुम भी नीट पास हो रहे हो। जिस दिन ये डिफरेंस आया उस दिन वो खत्म हो जाएगा। हाँ तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमें लग रहा है शादी एक बहुत बड़ा काम है यहाँ के लड़कों के लिए। क्यों? क्योंकि ले दे के वहीं पहुंच जाते हैं सबके सब बच्चे। कौन? क्यों? तो क्या कम एज में हो जाती है क्या यहाँ? हाँ, अच्छा ऐसे ही कह रहे हैं। राजस्थान में हो जाती। हाँ यार एसीपी सर बता रहे थे कि उनकी बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ
अरे नहीं, और पहले भी हो गई थी, 21 साल तो तुमको बताया है हमको और बताया वो जो उसके बाद वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लड़की जाती है तो उसमें 6-7 साल लगते हैं ना। तो ये है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। सब लोग बैठ जाओ तो फिर पढ़ाते हैं यार, नया चैप्टर चालू करना है, थर्मोडायनेमिक्स। खतरनाक चैप्टर है। हाँ, वो 2 दिन से एक्चुअल में वेदांतु में छुट्टी चल रही है। आप काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं। आप काम ये कर रहे हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह आ जाते हो, पढ़ते हो, हम लोग पढ़ा रहे हैं। मगर अब सब लोगों को मैंने क्या बताया, सबको नहीं मतलब है तुम्हारे सिलेक्शन से, सबको नहीं मतलब है। गार्जियन को मतलब है, आपको मतलब है, हमको मतलब है, सबको नहीं है। वो पेपर ही नहीं आया मेरे पास ना, 2 दिन से छुट्टी चल रही है, तो उसकी वजह से क्या है, कल रात वाला पेपर भी मेरे पास नहीं आया। मैंने बनने को दिया है तो वो पढ़ा है। मैंने क्या दिक्कत आई, तो पता चला 2 दिन से सारा स्टाफ छुट्टी पे चल रहा है। अरे मैंने कहा यार किसी तरह एक पेपर तो मेरा बनवा दो। तो ये हुआ ठीक है सर, 7 बजे तक मिल जाएगा। फिर हुआ 9 बजे तक मिल जाएगा, फिर वो मिला नहीं। आज मैंने फिर एक अपना पर्सनल है कि भाई इतने सारे लोग जानते हैं, तो वो भी जानते हैं, टाइपिंग वाइपिंग करने वाले भी जानते हैं, क्योंकि तो मैंने उसको पर्सनल भेजा। मैंने कहा तुम भेज दो मेरे को वापस, मैं बनवाता हूँ अभी 2 मिनट में। तो मैंने फिर एक को भेजा, मैंने कहा तुम एक काम करो, इसको बना के दो। तो उसने कहा सर मैं अभी 15-20 मिनट में आपको बना के वापस भेजता हूँ। तो अब मेरे पास आ गया होगा शायद, मैंने देखा नहीं व्हाट्सएप, उसने भेज दिया होगा। हाँ, पीपीटी तो अपलोड कर दी थी मैंने उसी समय। अच्छा, बचा हुआ क्वेश्चन नहीं आया होगा, उसको सिंगल अपलोड दे देता हूँ, पूरी पीपीटी ओरिजिनल। हाँ, सेशन को भी मैंने बोला कि यार तुमने 2 घंटे का लगाया है, हम लोग डिस्कस करके आए थे 3 घंटे का। आपसे भी किया था, उनको भी बोला था कि 3 घंटे का सेशन लगाना, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार काम हो तो अच्छे से हो। मेरा मतलब फोकस एक ही चीज पे रहता है, जिस चीज को करो थोड़ा मन लगा के करो, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, सक्सेस तो मिलेगी ना। अच्छे काम में सक्सेस मिले या बुरे काम में सक्सेस मिले, सक्सेस सक्सेस ही होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बुरे काम में भी सक्सेस पाते तो भी अच्छी बात है, तो भी अच्छी बात, कोई बुरी बात थोड़ी ना यार। मगर सक्सेस मिलनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सारे काम कर रहे हैं सक्सेस किसी में नहीं है। तो आप अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, मगर इस ईमानदारी से करो कि उसमें सक्सेस जरूर आपके हाथ आए। तो आप पूरी कोशिश करो, खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक है। हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं। आज आपके पास नया चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स। लोग कहते हैं खतरनाक है, वैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी टफ लगता था, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा टफ होता है। मैंने हजारों इंटरव्यू लिए हैं तो मैं देखता हूं कि हाँ टीचर भी इसमें लिपटते हैं, फंसते हैं। यार क्या गड़बड़ा रहा है, वो हो गया है क्या, वो जो क्या बोलते हैं टीचिंग मूड, कहाँ मिलता है, ये आ गया, मिल गया मिल गया। हाँ सही है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्कर किधर है, ये आप देखो यार पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बता दें कि कितने नंबर का मिलेगा। देखो बच्चों, आप ये मान के चलो 8 नंबर से लेके 12 नंबर, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, और प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चन की है। 12 नंबर का पेपर आपको इससे मिलने के चांसेस हैं। 2 तो पक्के हैं और वो 3 भी हो सकते हैं, जनरली 3 तक आएंगे। क्यों, क्योंकि पेपर में 40% के आसपास फिजिकल आ रही है, और 40% के आसपास आ रही है, तो यार आपके 9 से 10 चैप्टर में 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। तो 20 क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन 100% और 3 क्वेश्चन तक ये जाएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी बता दूंगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये आपकी जिम्मेदारी पे होगा। आपको सारी चीज समझ में आएगी इसकी गारंटी भी मेरी है अब देखो, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत इजी होता है, एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, आउट है।
थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मिनिमम। एक पोर्शन ये है जहां से क्वेश्चन बनना है। दूसरा पोर्शन जो होता है वो आपका है इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। इस जगह से एक क्वेश्चन आता है इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी वाले पोर्शन से, कि इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस पर बेस्ड, और इंथैल्पी पर बेस्ड कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इन दोनों में से किसी एक जगह से एक क्वेश्चन यहां पर भी बनता है, और बाकी एक क्वेश्चन कहां से आएगा किसी को नहीं पता। दो का मुझे आइडिया है कि हाँ ये वाला पक्का है, ये वाला पक्का है लगभग। तो 8 से 12 नंबर का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको क्या करके आना है मैं बता देता हूं। बच्चों को चैप्टर क्यों फंसता है उसके पीछे का रीजन बताता हूं पहले। देखो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसमें बहुत ज्यादा है, तो 10-15 टर्म है। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, कंसंट्रेशन, स्टैक्योमेट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और मोल। तो 15-16 टर्म में वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सोल्यूशन में आ जाओ, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के 2-3 केस, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मतलब उसमें भी 10-12 टर्म है। इस वजह से वो चैप्टर क्या है, तुम कम रिवाइज करो तो भी याद रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में टर्मोलॉजी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत टर्म है और नए नए टाइप के टर्म है जिनके बारे में आपने बचपन में कभी कुछ नहीं पढ़ा है। प्रेशर नाम का टर्म तो सुना है हमने बचपन से लेके अब तक, फिजिक्स में भी सुन लिया, ठीक है। यहां पे जो टर्म आएंगे उनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, ऊपर से टर्म भी एक दो नहीं आएंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे और हर सिचुएशन के लिए अलग अलग चीजें बनेंगी। तो यहां पर रोल इसलिए आता है, बच्चों को टफ इसलिए लगता है, उसके दो रीजन होते हैं। एक कि वो इतनी ज्यादा चीजें समय के साथ स्टोर नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते, और दूसरा एक्सप्लेनेशन, ये टीचर की तरफ से प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा और इतना डीप है कि उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत टफ है अपने में, कि हाँ आप उसको सही बात पहुंचा पा रहे हो बच्चे तक, कि वो किस तरह लिखा तो देखो बुकों में होता ही है सब, मगर उसको कन्वे करना भी एक काम होता है। तो यदि कन्वे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो बच्चों के लिए और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चैप्टर में आप बस करना इतना कि नोटबुक को डेली रिवाइज करके आना। रिवाइज करने से क्या होगा, उस टर्म की मीनिंग पता होगी, क्योंकि जो पहले दिन टर्म पढ़ाऊंगा वो मैं चौथे दिन भी यूज कर रहा हूँ, और हर एक हेडिंग में कम से कम 5-7 पॉइंट होंगे और 5-7 पॉइंट घूम घूम के लग रहे होंगे। तो हर हेडिंग में यदि 4-5 पॉइंट, 5-7 पॉइंट है तो इसका मतलब यदि 30-35 हेडिंग है तो 150-200 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, और 150-200 पॉइंट में तो 4 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, जितने में ये अकेले खत्म होगा। तो इतने पॉइंट बच्चा याद नहीं कर पाता है, दिमाग में स्टोर करके चल नहीं पाता है कि इस सिचुएशन में ये है, इस सिचुएशन में ये है, इस सिचुएशन में ये है। इसलिए ये चैप्टर टफ माना जाता है, मगर ये चैप्टर इजी है। इजी का मतलब आप कर पाओगे, मस्त है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, वो मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको सब समझ में आएगा। मगर आप चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करते रहोगे तो आपको टर्मिनोलॉजी याद रहेगी, टर्मिनोलॉजी याद रहेगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलो अब धीरे धीरे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहली टर्मिनोलॉजी जो है हमारे चैप्टर की सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। थर्मो और डायनेमिक्स का मतलब तो समझते ही हो, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब कन्वर्जन, ट्रांसफर। तो इस पूरे चैप्टर में हम एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ेंगे कि हाँ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कैसे जा रही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी डिटेल इस पे पढ़ेंगे। तो पहले हम 3 टर्म को उठाते हैं, एक का नाम है सिस्टम और एक का नाम है सराउंडिंग, एक का नाम है बाउंड्री। तो देखो जरा हुआ क्या है, कहानी बताता हूं, गौर से देखिए कि सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री ये क्या होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इनका मानना है कि यूनिवर्स में 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। पूरे यूनिवर्स में कितने, 2, मतलब यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं। वो बायो के अपने सबसे पहले वाले पॉइंट पे चले जाओ, मैंने तो बायो बहुत बचपन में छोड़ दी थी, तो बस मुझे बायो ही आता है, इसके अंदर कुछ नहीं आता है। तो उसमें जहां तक मुझे याद है बताए जाते थे 2 लोग हुए होंगे कभी, तो वैसे ही यहां पर भी कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं। कौन कौन, तो देखो इनका कहना है कि यार यूनिवर्स में सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं,
एक का नाम रख दिया गया है सिस्टम और एक का नाम रख दिया गया है सराउंडिंग, बस। तो जब दो लोग हैं तो लड़ाई दंगा प्यार मोहब्बत किसके किसके बीच में होगी? उन्हीं दो के बीच में होगी, है कि नहीं? अभी हम इतने लोग मिलकर लड़ते हैं, है कि नहीं? बताओ, इतने लोग मिलके बातें करते हैं, इतने लोग मिलके लड़ते हैं, इतने लोग मिलके पढ़ते हैं, क्यों? इतने लोग हैं। तो अब यूनिवर्स में कितने लोग हैं? दो। एक का नाम है सिस्टम, एक का नाम है सराउंडिंग। तो इसका मतलब जितनी भी बातें बोली जा रही होंगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही बोली जा रही होंगी। यदि एक ले रहा होगा तो दे कौन रहा होगा? दूसरा, क्योंकि दो ही है। यदि मान लो सिस्टम हीट ले रहा है तो दे कौन रहा होगा? सराउंडिंग। तो जरूरी नहीं कि मैं बोलूं कि यार सराउंडिंग हीट दे रहा है, भाई सिस्टम और सराउंडिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। तो पहला पॉइंट दिमाग में हमें बैठाना है कि यूनिवर्स में दो पार्टों में यूनिवर्स को डिवाइड कर दिया है, मतलब यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक को कहा गया है सिस्टम, एक को कहा गया है सराउंडिंग। अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम किसको कहा गया है, प्रॉब्लम यह है कि सराउंडिंग किसको कहा गया है। तो जरा देखो, अब साइंस की लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ होती है, फिर मैं आपको अपनी देसी लैंग्वेज में हम लोग समझ लेंगे। तो पहले जरा साइंस की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन is called system and rest of universe is called surrounding। क्या मतलब है? जरा देखिए, यूनिवर्स का कोई भी पोर्शन जिसकी किसी एक प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेट करते हो, इन्वेस्टिगेट करने का मतलब कैलकुलेट करते हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी निकालते हो, स्टडी करते हो, उसको कहते हैं सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेन है, अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, एक फूटा लिया, फूटा मतलब स्केल, और उससे नाप रहा हूं कि यार ये 6 सेंटीमीटर का है या ये 12 सेंटीमीटर का। तो मैंने इसकी क्या नापी? लेंथ। लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है। तो किसकी नाप रहा हूं? पेन की। तो पेन हो गया सिस्टम। अब पेन को छोड़कर जो कुछ भी दिख रहा है दुनिया में, यूनिवर्स में, वो सब सराउंडिंग हो गया। तो इनका कहना है कि यूनिवर्स के जिस पोर्शन की आप किसी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी, वो पार्ट सिस्टम बोल दिया जाएगा। उस पार्ट को क्या बोल दोगे? सिस्टम। और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को क्या बोल दोगे? सराउंडिंग। जैसे मैं गया भाई, अब मैं अपना वेट कर रहा हूं, तो वेट किसका हो रहा है? मेरा। तो मैं हो गया सिस्टम। अब मेरे को छोड़कर सारा कुछ क्या हो गया? सराउंडिंग। हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं? वेट चेक कर रहे हैं, है ना? हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं? वेट चेक कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पोर्शन है जिसकी किसी प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेट करते हो, मतलब काउंट करते हो, वैल्यू निकालते हो, उसको हम नाम दे देते हैं सिस्टम। और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को नाम दे देते हैं सराउंडिंग। तो हमने क्या किया? यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। जिस पोर्शन को कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम सिस्टम, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स का नाम सराउंडिंग। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि यार देखो, इस पानी की डेंसिटी ना 1.1 ग्राम पर एमएल है, तो अब बताओ सिस्टम कौन है? पानी, बॉटल, ढक्कन, या फिर रूम में बैठे हुए लोग? तो हमने किसकी प्रॉपर्टी बताई है? पानी की। तो पानी सिस्टम है, और पानी छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग हो गया। तो हमने पानी की बताई कि यार इस पानी की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है, तो इसका मतलब पानी हमारा सिस्टम हो गया, क्योंकि मैंने इसकी कोई एक प्रॉपर्टी बताई है। तो जिसकी आप प्रॉपर्टी बताओगे वो सिस्टम है। तो अब आपको मैं ये भी बताता हूं कि आप कभी मार ना खाओ। तो जैसे आप बोलते हो हाँ वो देखो जा रहा है, तो वो नहीं बोला करो, सिस्टम जा रहा है, थर्मोडायनेमिक्स के नाम में। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आधी से ज्यादा जनता को समझ ही नहीं आएगा। हाँ, मार से बच जाओगे। अब तुम नाम लेके चिल्लाते हो, फिर मार खाते हो, फिर कहते हो लो सर। और साइंस की क्लास में पढ़ते हो, साइंस की क्लास में पढ़ के तुम आर्ट वाला काम क्यों करते हो? साइंस वाला काम किया करो ना। बात समझ पाए कि नहीं? अब B3 वाले खुश हो जाते हैं फिर इसमें, अब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दिक्कत उनकी ये है, कंट्रोल नहीं कर पाते फिर। तो देखो, सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी किसी भी प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेट करते हो, वो सिस्टम है। रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स सराउंडिंग है। तो बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे मजा नहीं आएगा, आप एक क्वेश्चन तो दो। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक क्वेश्चन दे देते हैं। अब देखो, मैंने कहा 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस
2 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर क्लोज वेसल, ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड द प्रेशर ऑफ गैस फाउंड दैट। अब थोड़ा कहानी सेट कर रहा हूं जैसे थोड़ा सा टफ लगने लगे। द प्रेशर ऑफ गैस फाउंड दैट 2.3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। फाइंड आउट सिस्टम इन above प्रोसेस। पहला वेसल, दूसरा प्रेशर, तीसरा O2 गैस, चौथा वॉल्यूम। अब सिस्टम कौन है? तो यार हमने किसका प्रेशर काउंट किया है? गैस का प्रेशर काउंट किया है। तो गैस हमारा सिस्टम है, गैस हमारा क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम कौन सा होगा? गैस होगा। तो यूनिवर्स का वो स्पेसिफाई पोर्शन जिसकी किसी प्रॉपर्टी को आप काउंट कर रहे होगे, बता रहे होगे, उसको सिस्टम बोल देंगे। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोल देंगे? सराउंडिंग बोल देंगे। अब देखो एक और टर्म आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बाउंड्री कहते हैं। अब जैसे हम यहां बैठे हैं, है ना, और टोपी वाला बच्चा वो देखो वहां बैठा है मोबाइल में, है ना, तो इतनी दूर है, क्या हमारे और इसके बीच में कोई दीवार है? नहीं। मगर हम और वो टच कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब सेपरेशन तो है। तो सेपरेशन किस बात का है? एयर का है। मगर ये सेपरेशन आपको दिख रहा है? नहीं। ये बाउंड्री आपको दिख रही है? नहीं। तो ये क्या है? इनविजिबल बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है कि दिख नहीं रही है। अब देखो, अब सेपरेशन है, अब क्या है? आपको बाउंड्री दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर का जाल है वो दिख रहा होगा, है कि नहीं? या इस रूम के बच्चों को बाहर वाले बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो सेपरेशन है किसका? वॉल का। तो ये क्या है? रियल बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। सेपरेशन है वो रियल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, और इमेजिनरी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो बाउंड्री क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। आपने कहा कि पानी सिस्टम है, तो पानी और सराउंडिंग के बीच में सेपरेशन कौन ला रहा है? ये वॉल, बॉटल की। तो ये बॉटल की जो वॉल है वो क्या है? बाउंड्री है कि नहीं? अब मान लो इस रूम में जितने बच्चे बैठे वो सब सिस्टम है, वो सब सिस्टम है। तो हम लोगों को बाहर की दुनिया से सेपरेट कौन कर रहा है? ये वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। तो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री कोई रियल या इमेजिनरी सरफेस है दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। अब बाउंड्री में ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है डिफिनीशन, क्योंकि ये तो हर बच्चा जानता ही है। बाउंड्री की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आप इस पर ज्यादा फोकस रखिएगा, गौर सुनिए। बाउंड्री हमारी जो है वो दो तरह की होगी। एक बाउंड्री होगी हमारी कंडक्टर, और एक बाउंड्री होगी हमारी इंसुलेटर। देखो, दो पार्ट में बाउंड्री को हमने डिवाइड कर दिया। एक को मैंने कहा कंडक्टर बाउंड्री, और एक को मैंने कहा इंसुलेटर बाउंड्री। अब कंडक्टर बाउंड्री और इंसुलेटर बाउंड्री में जरा देखो डिफरेंस क्या है। वैसे ये टर्म आप फिजिक्स में पढ़ते ही रहते हो। इंसुलेटर बाउंड्री का मतलब है हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, किसके? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। मतलब
यदि वो कहीं लिख देता है कि इंसुलेटर बाउंड्री है, तो तुम अपने आप समझ जाओ कि अब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इंसुलेटर बाउंड्री का मतलब यही है कि वो कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगी, मतलब हीट को ट्रांसफर नहीं करेगी, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगी। तो यहां पर ना हीट ट्रांसफर हो रही होगी, ना किसी तरह की एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। तो डिफिनीशन क्या है? ट्रांसफर, यदि कंडक्टर है तो ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। क्यों? दुनिया में दो ही लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा होगा। इंसुलेटर बाउंड्री का मतलब एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा होगा। देखो डिफिनीशन हर बच्चे को याद रहती है, क्योंकि ये फर्जी टाइप की डिफिनीशन, मतलब छोटी डिफिनीशन है, फिजिक्स में हजारों बार ये चीज आती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप इस चीज को भूलते हो कि यदि कहीं पर इंसुलेटर बाउंड्री आ रही है तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इंसुलेटर लिखा नहीं कि तुमने Q इक्वल टू 0 डाला नहीं कि भाई यहां तो Q इक्वल टू 0 होगा, यहां तो Q इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर किसी भी तरह से नहीं हो रहा है कि नहीं? ये बात क्लियर है? तो देखो बाउंड्री क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाउंड्री दो तरह की होगी, एक कंडक्टर बाउंड्री होगी, एक इंसुलेटर बाउंड्री होगी। कंडक्टर बाउंड्री का मतलब वो हीट का ट्रांसफर करेगा, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इंसुलेटर बाउंड्री का मतलब वो हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हीट का ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा इसका मतलब Q इक्वल टू 0 हो गया। कितनी बात क्लियर है? अच्छा, अभी छोटे छोटे टर्म है तो थोड़ा सा आगे निकलता जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगला टर्म आता है टाइप ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखो टाइप ऑफ सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया गया है पहले ये बता देता हूं। गौर सुनिएगा। हमारे पास सिस्टम था, तो सिस्टम को मैंने, सिस्टम के टाइप डिसाइड किए गए हैं मास और एनर्जी के बेसिस पे। सिस्टम के टाइप किसके बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं? मास और एनर्जी के बेसिस पे। अब देखो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर ना हो। तो दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तब क्या बोलना है, दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब क्या बोलना है, और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तब क्या बोलना है। यदि मास का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए आप चौथे टाइप का सिस्टम नहीं पढ़ते हो, नहीं तो मैथमेटिकली तो चार पॉसिबिलिटी है ना, दोनों का हुआ, दोनों का नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी का हुआ तो सिर्फ मास का भी तो हो सकता है मैथमेटिकली। मगर सिर्फ मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि यदि मास का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होगा, E इक्वल टू MC स्क्वायर के हिसाब से। इस वजह से हम तीन टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं। एक, जब दोनों का ट्रांसफर हो, तो जब दोनों का ट्रांसफर होता है तो हम नाम देते हैं ओपन। मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, किसके साथ? दो ही लोग हैं यार दुनिया में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अच्छा, सिस्टम को तुमने क्लोज कर दिया तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब आइसोलेटेड, ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना बच्चों एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो सिस्टम को हमने मास और एनर्जी के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे? इन बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के बेसिस पे सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहा गया? जरा देखिए आप। एन ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच द मास एंड एनर्जी
कैन बी ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग। मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो ओपन सिस्टम, एनर्जी भी हो रहा है, मास भी हो रहा है तो ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, a closed system is defined and as in which the mass is fixed, मतलब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग। लैंग्वेज पे ना जाओ, लग रहा है कुछ बहुत बड़ी चीज लिखी है, फर्जी काम है। दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ओपन, सिर्फ एनर्जी का हो रहा है क्लोज, दोनों का नहीं हो रहा है आइसोलेटेड। अब देखो डिफिनीशन हर बच्चे को आती है, इसमें फंसोगे कहां? क्वेश्चन में। इसके क्वेश्चन करते समय बच्चे थोड़ी चीजें भूलते हैं, डिफिनीशन तो सबको याद रहती है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच द मास इज फिक्स्ड एंड एज वेल एज एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग। ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो आइसोलेटेड। तो देखो दोनों का हो रहा है ओपन, दोनों का नहीं हो रहा है आइसोलेटेड, सिर्फ एनर्जी का हो रहा है क्लोज। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल फंसेंगे। एक ग्लास पानी को मैंने छत पे रख दिया, छत पे या घर में कहीं पर भी रख लो, तो एक ग्लास पानी को जब घर में रखते हो तो ठंडा गर्म होता है, हाँ है कि नहीं? इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर है। अच्छा, पानी वेपराइज भी करता है, इसका मतलब मास का ट्रांसफर भी है, ओपन सिस्टम है। अब ह्यूमन बॉडी, अब यार आप अपना वेट करते हो, इसका मतलब बढ़ता घटता होगा तभी तो करते हो, नहीं तो क्यों करोगे? अच्छा, आप देख ही रहे हो कि सर्दी लग रही है, सबके सब जैकेट पहन के बैठे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर का चेंज आ ही रहा है, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, तभी तो कहते हो कि हाँ यार एनर्जी आ गई है, ताप लेते हैं, आग जला लेते हैं, है कि नहीं? तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, टेम्परेचर का भी मतलब हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। आपने अभी एक केस सुना होगा, बहुत बड़ा बवाल हुआ था ओलंपिक का, है ना, कि एक रेसलर था जिसके क्या नाम था, गीता बोगाड़ क्या था, हाँ, तो उसको वेट कम करना था, मगर उसने पूरा वेट कम नहीं हो पाया, शायद 100 ग्राम या 200 ग्राम का बवाल हुआ था, तो उसने वेट कम किया ना, तो इसका मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो ह्यूमन बॉडी कैसा एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है कि नहीं? अब एक टेस्ट ट्यूब है, कैसा एग्जाम्पल है? टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है? ओपन होती है, तो भाई ओपन है तो मास निकलेगा जाएगा, गैस निकलती है कि नहीं जब आप कोई रिएक्शन कराते हो? तो टेस्ट ट्यूब क्या है? ओपन सिस्टम का एग्जांपल है कि नहीं? अब एक क्लोज बोतल, आप देखो, आपसे कहा जाता है कि भाई ये 1 लीटर की बोतल है, अब आप 10 साल बाद खरीदोगे जाके, तब भी 1 ही लीटर की रहती है, ना तो 2 लीटर की बनती है ना कम होती है, इसका मतलब मास का ट्रांसफर नहीं है, क्लोज कर रखा है। मगर आप ठंडी गर्म जरूर मांगते हो, भाई ठंडी बोतल देना यार, गर्म बहुत है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मगर मास का नहीं हो रहा है। मास का हो रहा होता तो भाई तुमने बोतल आज ले ली और वो अगले साल अब बेचनी है, इस साल तो अब सर्दी आ गई है, सर्दी में कौन पानी खरीदेगा जाके, तो अब 1 साल बाद बेचेगा, 1 साल बाद भी वो 1 ही किलो की रहती है, 1 ही लीटर की रहती है। इसका मतलब क्या है? मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है, मगर ठंडी गर्म होती रहती है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्लोज सिस्टम है। दोनों का हुआ ओपन, दोनों का नहीं हुआ आइसोलेटेड, सिर्फ एनर्जी का हुआ क्लोज, तो सिर्फ क्लोज हुआ ना, क्लोज सिस्टम, है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, अब खाना बनना है घर में, तो घर में खाना बनना है तो सारे ओपन सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम बताओ जो क्लोज सिस्टम हो, खाना बनना हो। किसी ने कहा कुकर, उसमें भी तो सीटी आती है तो गैस निकलती है कि नहीं? और हीट का तो ट्रांसफर होता ही है, गैस तो चढ़ाता ही हो आप, तो वो क्या है? ओपन सिस्टम है। ऑप्शन क्या देगा हमें नहीं पता है, वो तो वही जानता है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को, जैसे थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ यार ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब साइंस का क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा सा टफ बनाएंगे। वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब इज एग्जांपल ऑफ। अब देखो यार, टेस्ट ट्यूब हमारी वैसे ही ओपन होती है, ठीक है, तो मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा।
फिर भी यदि मान लो किसी को समझने में दिक्कत आए तो मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। देखो ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में आपने NaOH डाला है, तो देखो क्या बनता है, NaCl बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया गैस बनती है। कितने लोगों को ये रिएक्शन याद है? देखो एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, वैसे ये मेरा काम नहीं है मगर बता देता हूं क्योंकि आपके काम बहुत आएगा, आपके पेपर में आता है। देखिए अमोनियम सॉल्ट यदि कहीं पर भी दिया है, गौर सुनिएगा, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, आपने खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है कि अमोनिया बेस होता है। कैसा बेस होता है? वीक बेस होता है, ये सारी दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो। इसको प्रोटॉन दे दिया तो अब ये आ गया ये। अब यदि हम थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री यूज करें तो ये क्या हुआ, बेस को प्रोटॉन देने से कॉन्जुगेट एसिड जनरेट होता है। ये बात क्लियर है? अब गौर सुनना, इसका मतलब अमोनियम आयन जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है और साथ में कैटायन है। भाई प्लस चार्ज है तो कैटायन भी तो है? तो अमोनियम आयन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। अब देखना आप लोगों को ये बहुत फर्जी टाइप की रिएक्शन है, मतलब इतनी इजी कि क्लास 5 का बच्चा कर दे यदि उसको कॉन्सेप्ट पता है। जब भी कहीं अमोनियम सॉल्ट आए, जब भी कहीं आए और उसमें कहीं बेस डाल दिया गया है तो यार ये एसिड बेस रिएक्शन है, वो आंखों का धोखा है, इसमें थोड़ी मन की आंखों की जरूरत है। ये क्या है? एसिड, और आपने डाला क्या है? बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड क्या रिलीज करेगा? प्रोटॉन। एसिड बेस रिएक्शन हो रही तो क्या देगा? प्रोटॉन। अब जैसे ही ये प्रोटॉन छोड़ेगा तो किसमें चला गया? अमोनिया में। भाई यार ये प्रोटॉन छोड़ेगा तो किसमें जाएगा? अमोनिया में। अब ये कैटायन था तो ये क्या होगा? एनायन। भाई कैटायन के साथ कोई एनायन जुड़ा होगा, और ये क्या है? बेस, इसके साथ कोई कैटायन जुड़ा होगा। तो रिएक्शन सिर्फ इतनी होती है, इसने प्रोटॉन छोड़ा अमोनिया बन गया, और इसने प्रोटॉन पकड़ा वाटर बन गया। अब इसका बचा एनायन, इसका बचा कैटायन, वो दोनों मिलके सॉल्ट बना लेंगे। भाई इसका क्या बचेगा? एनायन, और भाई का क्या बचेगा? कैटायन। तो एनायन कैटायन मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। कैटायन और एनायन मिलके सॉल्ट। अब आप एक रिएक्शन करो या एक लॉक रिएक्शन करो, आंसर यही आना है। यदि अमोनियम सॉल्ट में आपने कोई बेस डाला है, तो यहां पर भी यही हुआ है, ये अमोनियम सॉल्ट है, आपने बेस डाला है, तो ये देखो एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो भाई एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन देगा, अमोनिया बन गया। अब प्रोटॉन लेके ये क्या हो गया? वाटर बन गया, इसका एनायन और इसका कैटायन मिलके सॉल्ट बन गया, बस हो गई रिएक्शन। तो अमोनियम सॉल्ट में कभी भी बेस मार दिया जाए बस एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अमोनियम सॉल्ट के नेचर को लोग नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बुकों में कुछ नहीं लिखा है। अब यदि बुक का पढ़ाओगे तो फंस जाओगे, तो फिर वही होगा, रटना है यार, याद करना है, याद करना है। साइंस है तो याद कैसे करना है? साइंस है तो याद कैसे करना है? नहीं तो फिर उसको हिस्ट्री ना बोला जाता। याद नहीं करना है, मगर वो कॉन्सेप्ट नॉर्मल बुकों में नहीं है जो इंडिया में टहलती रहती हैं, और फॉरेन में भी नहीं है, उनको समझना पड़ता है। आपको आप फील करोगे कि हाँ यार इसकी रियल मीनिंग क्या है, तब आएगा ये। तो देखो ये बात समझ गए। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे, तो इसको याद रखोगे तो आपके काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब हमने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट ट्यूब में किया। टेस्ट ट्यूब क्या है? ओपन वेसल है, और ओपन वेसल है तो क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। तो आंसर क्या आएगा? अच्छा तुम जिद करते हो, मानते नहीं हो कि सर एक क्वेश्चन और करूंगा। अब आप इस क्वेश्चन को करिए सबके सब बच्चे। इसका पहले ये ऑप्शन हटा दें क्योंकि ये ऑप्शन गलत लिखा है। हाँ आप लोग करते रहे। अब बताइए, ए वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लॉक्स कंटेन सम आइस क्यूब, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो जनरली क्या होता है कि हमने कोई थर्मस फ्लॉक्स लिया जिसमें चाय आए गर्म रहती है, पानी यानी गर्म रहता है, तो वो जितने भी सिस्टम देखे जाते हैं वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखे जाते हैं, मतलब 1 मिनट 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं होता घंटों और महीनों के लिए देखे जाए।
तो आप भी जानते हैं थर्मस फ्लॉक्स में क्या होता है, स्टॉपर्ड है, बंद है, बंद है तो मास का ट्रांसफर होगा नहीं, है कि नहीं। और कैसा है, थर्मस फ्लॉक्स है, इसलिए एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा। अब मास का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में काउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई है, छोटे छोटे क्वेश्चनों की, कि वो सिस्टम पर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। तो सिस्टम पर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ाया, हमने अभी तक ये पढ़ाया कि यूनिवर्स में दो लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। जिस पार्ट के, यूनिवर्स के जिस पार्ट की किसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करते हो, कैलकुलेट करते हो, उसको सिस्टम कहते हैं। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को सराउंडिंग कहते हैं। फिर मैंने कहा इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब हुआ उनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, इंसुलेटर का मतलब हुआ उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। फिर मैंने कहा सिस्टम तीन तरह के हो सकते हैं। मास और एनर्जी के बेसिस पे सिस्टम तीन तरह के हैं। मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रही है, ओपन। मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं हो रही है, आइसोलेटेड। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो क्लोज। इतनी बात बताई और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया। अब हम लोग आते हैं इस हेडिंग पे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप ये मान के चलो कि यहां से इंपॉर्टेंट हेडिंग स्टार्ट हो गई है बड़ी, वो जैसे छोटी छोटी थी जो अभी मैंने 4-5 हेडिंग बताई। अब यहां से आपको थोड़ा समझना है। देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो पहले तो ये समझो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, तो क्या तुम यूनिवर्स की बात कर रहे होगे, तुम सारी बात सिस्टम की करते हो। इसका मतलब ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी है, दो लोग हैं भाई, दो लोग हैं, तो तुम किसके बारे में बता रहे हो, बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं। यूनिवर्स में दो लोग हैं, तुम बता रहे हो बहुत अच्छा है, तो भैया लड़का बहुत अच्छा है कि लड़की बहुत अच्छी है, ये तो बताओ। हम किसके नाम के आगे लिखे बहुत अच्छा है कि नहीं। हाँ हाँ, वो तो मान लो अपने अपने हिसाब से सबको अच्छा लगता ही है ना। जैसे हर माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा बहुत सीधा है, तो वैसे हर आदमी को लगता है कि वो सबसे अच्छा है। और वैसे लड़का जिसके आगे लग जाए तो अच्छा तो कभी होता ही नहीं है ना। उनमें इनबिल्ट बदमाशी पाई जाती है। अच्छा, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, ये तो बस ऐसे ही निकल गया है। देखो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी होंगी, ये सिस्टम की होंगी। ये किसकी होंगी, सिस्टम की होंगी, ठीक है ना। आप सिस्टम की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हो, सराउंडिंग की नहीं। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में बैठा लो कि हम यार सिस्टम की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, और ये सारी प्रॉपर्टी स्टोर रहती हैं। अब देखना एक एक करके इनकी डिफिनेशन बताता हूं। इंटेंसिव क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को कैसे डिवाइड किया गया है। हमने कहा ऐसी प्रॉपर्टी जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं उनको बोलेंगे एक्सटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको बोलेंगे इंटेंसिव। फिर से सुनो, मास के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रही है, एक्सटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिव। अब साइंस की लैंग्वेज में है तो थोड़ा तो सजाएंगे ही सजाएंगे उसको। तो जरा देखो इन्होंने क्या कहा, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस और सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो मास पे डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव, जो नहीं करती हैं इंटेंसिव। इतनी गाथा की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को दिमाग में ऐसे सेट करना है, जो मास पे डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव। तो जो मास पे डिपेंड करती हैं ऐसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं ऐसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव कहते हैं। किसके मास पे, सिस्टम। बस यही पॉइंट मेन है, किसके मास पे, सिस्टम। जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करेंगी उनको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव, और जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करेंगी उनको बोलेंगे इंटेंसिव। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि इससे डिफिनीशन तो हर बच्चे को आती है मगर क्वेश्चन नहीं निकलता है।
अब क्वेश्चन निकालने के लिए आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा जो डिफिनीशन लिखी है। आप क्या किया करो, ये हमारा सिस्टम है, आप सिस्टम को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दो। ऐसे नंबर आप पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सिस्टम को पार्ट में डिवाइड करने से आपको लगे कि वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक्सटेंसिव बोल दो। क्यों? जब सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड करोगे तो मास तो चेंज हो ही रहा है। भाई इसको मैं 10 पार्ट में तोड़ दूं तो अब सबका मास अलग ही अलग होगा ना, तो इसका मतलब मास चेंज हो गया। और फिर भी तुम्हें लग रहा है प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो क्या हो गई, इंटेंसिव। और तुम्हें लग रहा नहीं यार चेंज हो जाएगी, तो तुम बता देना कि एक्सटेंसिव है। क्यों? एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड करती है। तो तुम क्या करोगे, सिस्टम को बाई पार्ट कर दोगे। बाई पार्ट का मतलब लाखों पार्ट में कर लो, चाहे 2 पार्ट में कर लो, चाहे 10 पार्ट में कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो यदि हम सिस्टम को बाई पार्ट करते हैं, ये सिस्टम है, यदि सिस्टम को आप बाई पार्ट करते हो, कई पार्टों में डिवाइड करते हो, और जरा समझना, यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, कि यार ये एक्सटेंसिव है। और यदि नहीं चेंज हो रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो इंटेंसिव। यदि हम सिस्टम को बाई पार्ट करें और वैल्यू चेंज हो जाए तो आप उसको एक्सटेंसिव बोल देना, और ना चेंज हो तो आप उसको इंटेंसिव बोल देना। तो मैंने क्या कहा, सिस्टम है, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव। निकालेंगे कैसे, सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपको लगता है वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आप एक्सटेंसिव बोल दो, आपको लगता है वैल्यू नहीं चेंज होगी तो आप इंटेंसिव बोल दो। बस इतना है। अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सारा खेल एग्जाम्पल का, डिफिनीशन तो 2 मिनट का काम है, मगर उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि वो डिफिनीशन कभी पूछेगा नहीं। अब देखो ये है, ये सिस्टम है, अब इसकी लेंथ है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको कैंची से 10-12 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो लेंथ 10 सेंटीमीटर रहेगी कि कम ज्यादा हो जाएगी? तो इसका मतलब लेंथ क्या है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिव है कि नहीं। मास, मास भी चेंज हो जाएगा। अभी मान लो ये 25 ग्राम का है, अब इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो 25 ग्राम का कैसे रहेगा, कोई 5 ग्राम का होगा, कोई 3 ग्राम का होगा, कोई 8 ग्राम का होगा। मास भी तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यदि मैं ऐसे लिख दूंगा तो तुम में से कोई बुरा नहीं मानेगा। जरा देखो बच्चों, मैंने कहा लेंथ एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है। अरे भाई क्यों, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, सपोज करो ये पेन 10 करोड़ कार्बन एटम से मिलके बना है, अब मैंने इसको बाई पार्ट कर दिया, तो क्या नंबर चेंज हो जाएंगे कि सेम ही रहेंगे? अरे बाई पार्ट कर दोगे तो नंबर कम ज्यादा हो जाएंगे ना, है कि नहीं। भाई 10 करोड़ एटम से मिलके बना है, अब इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो हर एक में क्या 10 ही करोड़ होंगे? कम ज्यादा हो जाएंगे ना, किसी में 10 करोड़ में से किसी में 2 करोड़ होंगे, किसी में 50 लाख होंगे, किसी में 25 लाख होंगे, तो नंबर चेंज हो गए ना बाई पार्ट करने से। ठीक है, तो नंबर क्या है, एक्सटेंसिव। भाई तुम लोग इस खतरनाक तरह से देख रहे हो कि अब मैं डर लग रहा है कि ये समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, कि अकेले हम ही पढ़ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हो ना साथ में, क्लियर है? अच्छा, एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू हाइट। अब हाइट चेंज होती जा रही है,
सही है, क्लियर है, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूं समझते जाइएगा, अभी डरवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इसको वो कर दूं, समझा ले जाऊं, इतनी बात ठीक है। सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज है तो एक्सटेंसिव, नहीं चेंज है तो इंटेंसिव, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो लेंथ चेंज हो जाती है, मास चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, एरिया चेंज हो जाएगा हमारा, है ना। अब देखो एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, क्यों? क्योंकि एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर है, या ई पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। तो किसी भी तरह की एनर्जी हो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि चेंज करोगे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, अब इसके अंदर मान लो कुछ एनर्जी स्टोर है, इसको जलाएंगे तो मान लो 100 जूल एनर्जी निकलती है, अब इसको बाई पार्ट कर दिया, अब इसको जलाएंगे तो भी 100 निकलेगी, कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी। तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी की बात कही जाए वो हमेशा एक्सटेंसिव रहेगी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी टर्म अभी आगे पढ़ाएंगे, मगर ये एनर्जी है ना तो बस एक्सटेंसिव है। गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब अभी डिफाइन भी करेंगे हम कि ये क्या चीज होती है, मगर अभी तो आप बस ये देखो कि एनर्जी है इसलिए एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी, इंथैल्पी भी एक एनर्जी का टाइप है। किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी है हमारी एक्सटेंसिव है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब थोड़ा भाई को भी देख लेते हैं, है ना, बेचारा परेशान हो रहा है कि इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। अब जरा देखिए यार, अब हम सिस्टम को बाई पार्ट करते हैं। देखो इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml है। अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब डेंसिटी कितनी रहेगी? डेंसिटी वही रहेगी, मास चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, मगर डेंसिटी थोड़ी चेंज होती है कि नहीं? अच्छा, पानी का डेंसिटी कितना है? 1 है। सिस्टम कौन है? पानी, इसकी डेंसिटी कितनी? 1। अब मैं इसको सबको एक एक ढक्कन दे देता हूं, अब बताओ सबके पास कितनी डेंसिटी है? एक। सिस्टम को आपने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, मगर डेंसिटी में चेंज आया नहीं, तो वो क्या है? इंटेंसिव। अच्छा, अभी इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, है ना, गाढ़ापन है। अब सबको एक एक कप में दे दो तो गाढ़ापन चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी भी तरह का कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव है कि नहीं? किसी भी तरह का कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव। तो इसका मतलब यदि मैं लिख देता हूं कि यार डेंसिटी कंसंट्रेशन, किस तरह का कंसंट्रेशन? ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या है? ये सब के सब इंटेंसिव है। कोई भी कंसंट्रेशन बोल लो जो आपका मर्जी में आए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, जो भी आप लिखोगे वो सब। ये सब क्या है? इंटेंसिव। ठीक है। अच्छा, अब कुछ रूल भी बताता चलता हूं, जैसे आपको ध्यान ना है। अब गौर से एक बात और समझिए, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। यदि किसी को विजुलाइज फॉर्म में ना समझना हो, मैथमेटिकल समझना हो, तो ये है। देखो डेंसिटी सबकी सेम कैसे रहेगी और कंसंट्रेशन सबका सेम कैसे रहेगा? डेंसिटी क्या है? ये क्या है? एक्सटेंसिव। ये क्या है? एक्सटेंसिव। तो ये क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया। कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? नंबर होता है, मोल बताते हो ना, मोल, नंबर का मतलब मोल भी लिख देता हूं, नहीं तो बवाल काट दोगे।
आपने लिखा मोल अपॉन वॉल्यूम। अब ये क्या है, एक्सटेंसिव, ये क्या है, एक्सटेंसिव। तो जितने भी कंसंट्रेशन है वो सब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो हैं, इसी वजह से सारे कंसंट्रेशन हमारे क्या बोले जा रहे हैं, इंटेंसिव बोले जा रहे हैं। वो तो एक विजुअलाइजेशन है कि हाँ भाई देखो यार गाढ़ापन सेम है। अब हर चीज थोड़ी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देख रखी है, अभी हजारों चीजें करेंगे जिनमें हमने कभी उनके बारे में देखा ही नहीं है, या हम देख सकते ही नहीं है। अब पोटेंशियल क्या देख सकते हो, है महसूस करना हो तो छू लो भाई एक बार, और क्या हो सकता है। तो वही कह रहा हूं, तो हमें मैथमेटिकल भी थोड़ा जाना पड़ेगा। तो देखो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव होता है। तो डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सब इंटेंसिव है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसमें ज्यादा टेंशन है, बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं। एटॉमिक मास, बताओ एटॉमिक मास इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। आपने लिखा है मास एक्सटेंसिव है, अब एटॉमिक मास इंटेंसिव बोल रहे हो, सोच लो। मगर प्रॉब्लम ये है, वो फिक्स रहता है, डालते हम वही है। तो क्या ये गलत लिख गया है, तो गौर सुनो। एटॉमिक मास की आपने डिफिनीशन याद करो, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। इसका मतलब तुम लिख रहे हो मास अपॉन नंबर। एक एटम का मास है ना, तो 10 एटम का इतना, तो एक का कितना नीचे गया। एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। मालिकुलर मास, एक मालिक्यूल के मास को मालिकुलर मास कहते हैं। मोलर एटॉमिक मास, एक मोल के मास को मोलर एटॉमिक मास कहते हैं। तो एक मोल के मास है ना, तो नंबर नीचे चला गया ना, 10 मोल का इतना, तो एक मोल का कितना। तो ये सब यही तो रूल लगा है। तो जैसे ही मैं एटॉमिक मास लिखता हूं तो रोना धोना चालू हो जाता है कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि यार ये एटॉमिक मास, मालिकुलर मास, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऐसे लिखे हैं, मास डिवाइडेड बाय नंबर। बात समझ पा रहे हो ना, एटॉमिक मास, मालिकुलर मास। अब देखना, मोल क्या है, एक्सटेंसिव, देख लो फिर कहना नहीं। मोल क्या है, एक्सटेंसिव, है कि नहीं। एक मोल क्या है, इंटेंसिव। क्योंकि एक मोल में आप कहते हो कि हमें एक मोल में नंबर चाहिए, तो एक मोल में नंबर के लिए आप डिवाइड करते हो, आप लिखते हो नंबर पर मोल, तो इसका मतलब नंबर डिवाइडेड बाय नंबर है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो इंटेंसिव हो गया। तो आंख कान खुले रखना, इस पर जो ऑप्शन बनाएगा ना, यदि किसी ने तगड़ा बना दिया तो रो धो दोगे। यदि वो अपना वही बना रहा है कि इंटरनल एनर्जी बताओ, इंथैल्पी बताओ, तो ठीक है। मगर उसने अपनी तरफ से थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाई तो फंसा ले जाएगा वो तुम्हें। तो जरा इसके ऑप्शन पे फोकस रखना, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत तरह से घूम सकते हैं। डिफिनीशन तो फर्जी है, वो तो सबको आती है, हाँ भाई मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंसिव नहीं कर रहा है, इंटेंसिव है। मगर जब क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा, यदि अच्छा क्वेश्चन बनाया तो। गौर समझो, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आधे से ज्यादा एग्जाम्पल में यही वाला रूल लगा है, आधे से ज्यादा एग्जाम्पल में ये वाला रूल लगा है। तो इसको कोई भी बच्चे हल्के में ना ले कि नहीं यार ये हल्का एग्जाम्पल है, खतरनाक रूल है ये। तो बात समझ रहे हो, एटॉमिक मास, ठीक है, मोलर एटॉमिक मास, ये सब एक मोल। ओह, अच्छा मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब ये है कि चलो भाई जिद कर रहे हैं तो हाँ बोल देते, समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है। तो बस ठीक है, अब खेल खत्म होने वाला है। अब देखो, आपने कहा एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव, नंबर क्या है, एक्सटेंसिव, मास क्या है, एक्सटेंसिव, और आपने कहा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। तो जैसे ही मैं ऐसा लिखने लगूंगा तो जरा देखना क्या हो जाएगा। मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब इसका मतलब मैथमेटिकली बताओ, आप कह रहे हो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया ना ये, तो है कि नहीं। तो ये इंटेंसिव हो गया। तो जैसे ही किसी में पर लग जाए, समझ लेना इंटेंसिव हुआ, चाहे वो मास में लगे, चाहे एनर्जी में लगे, चाहे लेंथ में लगे, चाहे लेंथ में लगे, वैसे ही वो इंटेंसिव हो जाता है।
क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर मोल, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, हाँ कोई भी हो, तो एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर ग्राम, जरूरी थोड़ी है कि मोल के फॉर्म में चला रहा हो। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे वो कह रहा है गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, मगर पर लगने का मतलब रेशियो हो गया ना, और रेशियो हो गया तो इंटेंसिव हो गया, है ना। अच्छा अब देखना, कुछ आप लोग तो मान लो बड़े बच्चे हो, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब देखो, अब मैं कुछ अलग टाइप के एग्जांपल उठाता हूं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कहते हो, या सेल पोटेंशियल जिसको कहते हो। अब ये क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? देखो बहुत रद्दी सी चीज है। देखिए आप लोगों ने ये फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा है ना, ये डेल्टा जी है और ये चार्ज है, एक फराडे का चार्ज एफ होता है, तो एन फराडे का चार्ज एन एफ, तो इसका मतलब वो चार्ज लिखा है ना। और ये फार्मूला उसी से आता है जो फिजिक्स वाला फार्मूला है हमारा, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये Q है, ये V है, ये W है। तो अब जरा देखो, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप में से कोई बुरा थोड़ी मानेगा कि यार आप क्या रायता फैला रहे हो। ये क्या था, एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, ये चार्ज है, इस पे पूरे पेन पे -1 चार्ज है। अब इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो क्या सब पे -1 हो जाएगा? नहीं, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस चार्ज भी क्या है, एक्सटेंसिव है, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटेंसिव है, क्योंकि तुमने एरिया से डिवाइड मार दिया, हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, इंटेंसिव होगा, क्या होगा, इंटेंसिव होगा। तो सेल पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिव है। अब बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, जितने भी तरह के कांस्टेंट है ये सब इंटेंसिव है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब अमाउंट पे कहां डिपेंड करते हैं? 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, 1 कप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। आप इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 ही बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 0 ही बोलोगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, के डब्ल्यू, ये जितने भी आपको आते हैं, के ए, के बी, सोन, ये सब इंटेंसिव है। क्लियर है, बात पकड़ पा रहे हो? अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब एक खतरनाक बात पे चलते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉट एडिटिव इन नेचर। उसका रीजन है, जब वो डिवाइड ही नहीं हुई तो ऐड क्या करोगे, घंटा। भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड ही नहीं हुई है, जब आपने सिस्टम को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या वो डिवाइड हुई? नहीं, उसकी वैल्यू तो सेम ही रही है, तो फिर ऐड क्यों होगी? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है। और इसका एग्जाम्पल समझना हो तो देखो, ये देखो हमारा पानी है, ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर उस बोतल का पानी, दोनों जाके डाल दिया तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, क्योंकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, जुड़ गया। मास डबल हो जाएगा, एक्सटेंसिव है, जुड़ गया। डेंसिटी डबल हो जाएगी, एक ही रहेगी। इंटेंसिव है तो सेम है, उस वो एडिटिव है ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, के डब्ल्यू है,
तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती नहीं है, कंसंट्रेशन वही रहेगा, गाढ़ापन में कोई चेंज थोड़ी आ जाएगा जब पानी से पानी मिला रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कभी डिवाइड ही नहीं हुई, तो ऐड क्यों होंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही थी इसलिए वो ऐड होंगी, उनको ऐड कर सकते हो। तो ये पॉइंट समझ पा रहे हो? अच्छा, अब जिद कर रहे हो तो एक और चिपकाता हूं। वर्क और हीट, अच्छा एक बार प्रेशर लिख दूं क्योंकि प्रेशर फ्रिक्वेंटली यूज होता है अब प्रेशर के बारे में बताया नहीं। तो P इक्वल टू ये एक्सटेंसिव, F इक्वल टू एम ए ये एक्सटेंसिव, तो भाई क्या होगा? इंटेंसिव। तो प्रेशर क्या है? इंटेंसिव है। अच्छा, वर्क और हीट ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? किस कैटेगरी में डाला जाए? नॉट इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। अब फिर दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर है क्या? वर्क एंड हीट बाउंड्री प्रॉपर्टी होती है। लोगों ने कहा नया रहता है आपका, पढ़ाई दो है अब दिखा रहे हो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, ये तो पढ़ाई भी नहीं है। वर्क और हीट क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी है। अब इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं क्योंकि यहां पर तुमने फिजिक्स पढ़ रखी है तो कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, वर्क और हीट केमिस्ट्री में क्या माना जाता है, फिजिक्स में क्या माना जाता है, दोनों का डिफरेंस बताता हूं। देखो, आपके पास कितने लोग हैं यूनिवर्स में? एक एक। अब देखो क्या होता है, सिस्टम के पास एनर्जी है, सराउंडिंग तक पहुंचानी है। सिस्टम के पास एनर्जी है, सराउंडिंग तक पहुंचानी है। अब कैसे पहुंचाया जाए? तो देखो होता क्या है, एनर्जी बहुत घमंडी होती है। एनर्जी के ना, मैं तो नहीं ट्रेवल करूंगी, सिस्टम से सराउंडिंग तक जाना है या सराउंडिंग से सिस्टम तक आना है, मैं नहीं ट्रेवल करूंगी। एनर्जी को बहुत घमंड होता है कि भैया जिसको आना है अपने पास आए, जिसको जाना है अपने पास जाए, मैं नहीं ट्रेवल करूंगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम को सराउंडिंग तक या सराउंडिंग से सिस्टम तक एनर्जी जाएगी कैसे? तो गौर से देखो, आप लोग क्या करते हो, यहां पे बैठे हो, घर में फोन करते हो, उधर से आवाज आती है हेलो, तो साउंड वेव आपने फिजिक्स में पढ़ा है ट्रेवल ही नहीं करती बहुत दूर तक। आप यहां से चिल्लाते हो तो क्या उसके घर तक आवाज जाती है? नहीं जाती ना, इसी का तो दुख है भाई को, है नहीं तो फिर क्या दिक्कत थी? तो समझो साउंड वेव जो है ट्रेवल नहीं करती है। तो फिर यार आपने मोबाइल में धीरे से बोला, वहां 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर सुनाई कैसे थी? तो जिस तरह से साउंड वेव को ट्रेवल कराया जाता है डिट्टो उसी तरह से एनर्जी को भी। साउंड वेव क्या हुई, आपने मोबाइल में साउंड वेव दी, साउंड वेव इसमें गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, ईएम वेव, टावर टू टावर। अब यहां से निकली, यहां के पास के टावर पे गई, फिर वहां पे गई, वहां के टावर पे गई, वहां के टावर से मोबाइल पे आई, और मोबाइल पे आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्ट हो गई साउंड वेव में, और आपको सुनाई दिया हाँ या हेलो, कुछ भी सुनाई दिया है ना, जो मतलब आप सुनना चाहते हो वही सुनाई देगा। अरे यार मैं पढ़ा रहा हूं, अब खुश हो रहे, मतलब ऐसी कौन सी बात सोच ली इन्होंने? अच्छा कोई बात नहीं, सोचने दो, बच्चे हैं बेटा, हाँ बच्चे। तो आप जरा देखो, अरे पढ़ लो भैया, टफ कॉन्सेप्ट है, इजी नहीं है। अच्छा, अब ट्रेवल कौन कर रहा है? ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। उसी तरह एनर्जी होती है, एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करती है। जैसे ही बाउंड्री से एनर्जी निकलती है तो एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है, एनर्जी की जगह वर्क ट्रेवल करता है या हीट ट्रेवल करती है। अब जैसे ही देखो, इससे जैसे ही निकली तो साउंड वेव मिली, मगर ट्रेवल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी तरह से होता है, एनर्जी जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क में और हीट में। अब वो दोनों अपना दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगा के सराउंडिंग तक पहुंचे, और जैसे ही सराउंडिंग की बाउंड्री में एंट्री मारी वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में।
तो बताओ सिस्टम के पास वर्क था? नहीं। हमने क्या ईएम वेव बोली थी? हमने तो साउंड वेव बोली थी। तो क्या मैंने ईएम वेव बोली? क्या मेरे पास ईएम वेव थी? नहीं। तो सिस्टम के पास वर्क था? नहीं। सराउंडिंग के पास वर्क था? नहीं। सिस्टम के पास हीट थी? नहीं। तो जो वर्क है और हीट है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, स्टोर फॉर्म में होते ही नहीं है। स्टोर होती है एनर्जी। केमिस्ट्री क्या कहना है? स्टोर क्या है? एनर्जी। वर्क और हीट स्टोर नहीं है। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो खुद नहीं जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क और हीट में। वो ट्रैवल करते हैं और जैसे ही उसकी बाउंड्री में पहुंचते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल देके आपको बात समझाई कि साउंड वेव खुद ट्रैवल नहीं करती, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करी और जैसे ही वहां पे उसके मोबाइल पे पहुंची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्ट हो गई साउंड वेव में और आपको सुनाई देने लगा। डिट्टो वही काम यहां पर होता है। तो जो हीट और वर्क है, हीट और वर्क है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ये सिस्टम में स्टोर नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी है? सिस्टम की प्रॉपर्टी है। और सिस्टम में तो भाई लोग है ही नहीं, इसीलिए इनको नाम देते हैं बाउंड्री प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बाउंड्री पे जनरेट होते हैं और बाउंड्री पे जाके खत्म हो जाते हैं। एक बाउंड्री पे जनरेट हुए और दूसरी बाउंड्री पे जाके खत्म हो गए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या? बाउंड्री प्रॉपर्टी। ना तो ये इंटेंसिव होते हैं ना ये एक्सटेंसिव होते हैं। अब गौर से समझना, यहीं पे समझा देता हूं नोट डाल के, जैसे आगे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो देखो W और DW, Q और DQ, जैसे आप लोग आज तक पढ़ते आए हो तो आप W को कहते हो वर्क और DW को कहते हो चेंज इन वर्क या डिफरेंस। Q हीट और DQ चेंज, है कि नहीं? यही तो होता है। जब डी डेल्टा लग जाता है तो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मगर यहां गौर सुनिएगा, सिस्टम के पास वर्क था? नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट हुआ, उसको आपने क्या नाम दिया? W। उसी को नाम दिया DW। तो केमिस्ट्री में या W लिखा जाए या DW लिखा जाए, Q लिखा जाए या DQ लिखा जाए, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोर फॉर्म में किसी जगह W है ही नहीं, स्टोर फॉर्म में किसी जगह Q है ही नहीं। तो आप उस चेंज को चाहे Q लिख दो चाहे DQ लिख दो, चाहे W लिख दो चाहे DW लिख दो। इसीलिए देखना क्वेश्चन केमिस्ट्री का चल रहा है तो कहीं DW नहीं लिखा है, जहां DW लिखा है वहीं पे W भी छाप दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में यह माना जाता है कि वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं और इसीलिए बाउंड्री प्रॉपर्टी है। फिजिक्स में आप कहते हो इस पॉइंट पे वर्क W1 है, इस पॉइंट पे वर्क W2 है, तो डेल्टा W ये निकल के आया। केमिस्ट्री में किसी पॉइंट पे वर्क नहीं होता है। जिसको वो डेल्टा W कहते हैं उसी को हम W कहते हैं, जिसको डेल्टा W कहते हैं उसी को हम W कहते हैं, और उसी को डेल्टा W भी कहते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से किसी पॉइंट पे वर्क है ही नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वर्क और हीट ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, केमिस्ट्री में W और DW दोनों सेम बात है, क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिस्टम में ये स्टोर नहीं रहते हैं, इसीलिए ना तो ये इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। यदि स्टोर होते तो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव में से कुछ एक होते। ठीक है, इतना पॉइंट समझ पाए? तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ना तो ये इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। किसी ने कहा क्यों है, तो मैंने ये बताया कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, पहले से जनरेट फॉर्म में नहीं रहते हैं। और जनरेट कैसे होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि एनर्जी का ट्रांसफर या तो हीट के फॉर्म में होता है या वर्क के फॉर्म में होता है या दोनों के फॉर्म में होता है, और यही दोनों ट्रेवल करते हैं, एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है। हाँ बेटे, हाँ वो जनरली पढ़ते हो ना, रियलिटी नहीं पढ़ते हो। क्या है कि
किसी चीज को समझाएं कितना। तो ये होता है कि चलो यार बेसिक फॉर्म में ये बात बोल दो कि एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो यहां भी तो यही हम भी कह रहे हैं कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, और फिर एनर्जी में चली गई। तो वही बात तो हम भी बोल रहे हैं, अलग थोड़ी बोल रहे हैं हम। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हीट कोई अलग चीज है, हीट एनर्जी का फॉर्म ही है। देखो वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रैवल फॉर्म कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये खुद ट्रैवल नहीं करेगा, इसका एक फॉर्म ट्रैवल करेगा। ये खुद ट्रैवल नहीं करेगा, इसका दूसरा फॉर्म ट्रैवल करेगा। मैं ये कह रहा हूं, है ना। वो खुद ट्रैवल नहीं कर रहा है, उसका दूसरा फॉर्म मतलब हीट फॉर्म या वर्क फॉर्म ट्रैवल कर रहा है। हा? किसको? वर्क और हीट को? नहीं, क्योंकि इस जगह पे जब ट्रांजिशन होता है तब कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी पहले से ही वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट है, फिर इस जगह पे एनर्जी जीरो है। भाई जब आपने कह दिया कि एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो इस जगह पे एनर्जी कितनी लोगे? जीरो लोगे, है कि नहीं। तो कन्वर्जन प्रोसेस होने पे जनरेट होता है, बिना नहीं। अब ये पेन है, अब मैंने कहा बताओ भाई इस पेन को उठाने में कितना वर्क लगेगा? अरे जब उठाएंगे तब वर्क लगेगा ना, बताओ कितना वर्क लगेगा। अब कैसे निकालोगे? आप पेपर में जब पेन कॉपी में करते हो तो आप सपोज कर रहे होते हो कि हाँ वो उठा रहा है इसलिए वर्क निकल के आया। अब रियलिटी में मैं उठा ही नहीं रहा, तो वर्क कहां से आ रहा है? जीरो। इसका मतलब इस जगह वर्क है नहीं, मगर मेरे पास क्या एनर्जी नहीं है एनर्जी के फॉर्म में। अब मैंने प्रोसेस किया तो वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई। अब आप कह रहे हो कि यार इतना वर्क लगा सर का, मगर इतना वर्क मेरे पास था थोड़ी, मेरे पास तो सिर्फ एनर्जी थी। उस एनर्जी ने वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वर्क करा लिया। तो काम कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है उसका एक फॉर्म। अच्छा, अब यहां तक हम जब बात कर ले गए तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारी हेडिंग भी पढ़ानी पड़ जाएंगी, तो इसके अब क्वेश्चन और करा लेते हैं। बहुत सारी हेडिंग अभी बीच में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग को डिस्कस करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा यहीं पे, तो बीच बीच में आती जाएंगी, बताते जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन गिवन एग्जांपल। आपको टिक करना है मास, अमाउंट, F इक्वल टू एम ए एक्सटेंसिव, फिर कौन है? हीट है। हीट कुछ नहीं, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन। अब देखो मास ऑफ 1 मोल, तो मास अपॉन मोल हो गया। ये समझ पाए हो कैसे टिक कर दिया भाई लोग? सही चल रहा है राजा जी उधर? सही चल रहा है? ऐसे बैठे कि हाँ भाई डांस करे रहो राजा जी कह रहे डांस करे रहो सब लोग। अब ये होमवर्क में करिएगा, मैं ये होमवर्क में करिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए, ये कर दो, ठीक है। उसकी 2 स्लाइड होमवर्क में करिएगा। विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका देखो इसका टेम्परेचर अभी 10 सेंटीग्रेड है। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, टेम्परेचर बढ़ तो जाएगा नहीं, है ना। तो इंटेंसिव, विस्कोसिटी फार्मूला जानते हो बताओ? तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। डेंसिटी तो पहले ही बता चुका हूं, ऑल। और है क्या क्वेश्चन? ये तो होमवर्क में जाएगा, ये बताओ। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बताइए। पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताओ। पानी का पीएच 7 है, अब 1 बूंद पानी हो या 1 लीटर पानी हो, पीएच तो वही रहता है। क्या पूछ रहा है ये? किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, ये एनर्जी पर मोल हो गई है, इसलिए इंटेंसिव हो गई है। ये सही है।
ANC है ना? नहीं, इसमें मन क्या कि नहीं, ये जेई का क्वेश्चन होगा, डाल दिया होगा। तो समझ गए ना, दो आंसर हैं, ए भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, अरे वो थोड़ा मन की आंखों का यूज करते रहा करो बीच बीच में। टाइम कितने बजे होता है? अच्छा, कोई बात नहीं, आपका होमवर्क बता देता हूं। आपके पास ये 25-30 एग्जाम्पल हैं जिनको अभी कराया नहीं मैंने, इनको आप अपना टिक करिएगा, है ना? ये वाला टिक करा दिया है। और जो टिक नहीं हो पाएंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो सभी बच्चे अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाएं और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। हाँ, सभी बच्चों को नया साल मुबारक हो। पार्टी जो देखो, जिसका सिलेक्शन होता जाएगा उसकी पार्टी मिलती जाएगी, पूरे दिन पार्टी ले सकता है वो। मगर मैंने पहले भी बताया है, नकारा निकम्मा लोगों को मैं पार्टी नहीं देता, सक्सेस लोगों को देता हूं। मैं जमाने के साथ चलता हूं, जो सक्सेस है लोग उसके साथ रहते हैं, मैं भी उसी के साथ में हूं। हाँ, आवाज नहीं आई अच्छे से। एक्चुअल में यार पुरानी इमारत है तो कान में आवाज इतनी जल्दी आती नहीं है। किसका बैक? बैच थर्ड वालों क्या होगा, क्यों, क्या हुआ?